नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। पिछली वाली क्लास में हमने मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में मुझसे आगे बात करेंगे और देखते हैं। हमने कहा था पिछली वाली क्लास में कि जो आने वाली क्लास है उसमें हम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर आप लिखेंगे मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। इससे आपको समझना है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं। और होता क्या, कई चीज़ें सवाल के रूप में आपके सामने आ जाती हैं, तो उनको आपको जो है ज़्यादा थोड़ा फोकस करना होता है। मंत्री में जो त्रा है उस पर छोटी की मात्रा होती है, तो इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, कोशिश हमेशा ये करिए कि जो मात्राओं की गलती है वो ना हो। लेकिन ये भाषा की जो पढ़ाई है उसको हम लोगों ने शायद उस तरीके से पढ़ा नहीं, जिसका परिणाम है कि अक्सर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एक यूपीएससी एस्पायरेंट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसे एक भाषा का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। वो चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। हिंदी में दिक्कत यह है, इंग्लिश में कोई मात्राएं नहीं होती, लेकिन हिंदी में दिक्कत यह है कि मात्राएं होती हैं और उनका बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना होता है। हिंदी बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश साइंटिफिक नहीं है। वो बस एक जो है एक रची रचाई व्यवस्था के तरीके से चलता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। सबसे पहला अंतर आप देखते हैं कि यह एक बड़ा निकाय है। यह एक बड़ा निकाय है। यह एक बड़ा निकाय है। कैसे बड़ा है बता रहा हूं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे यह अपेक्षाकृत छोटा निकाय है। यह अपेक्षाकृत छोटा निकाय है। कैसे छोटा बड़ा है? संख्या के आधार पर। इसमें जो संख्या होती है मंत्रियों की वो करीब 70 से लेकर के 80 के आसपास होती है। ठीक है, कितनी होती है? 70 से लेकर के 80 के आसपास। कैसे आप इसका अनुमान लगाएंगे? इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि 545 सांसद हैं। ठीक है, कितने? 545। तो 545 का 10% कितना हो गया? 54.5। इसे आप 55 मान लीजिए। ठीक है, ये 10% हो गया और इसका 5% कितना होगा? 27 दूना 54 होता है। ठीक है, तो उसे आप 28 मान करके जोड़ लीजिए। 8 5 13 के 3, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 83 मंत्री हो सकते हैं। ऐसा कैसे मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 1991 वो जो 2003 का 91वां संविधान संशोधन है, जिसमें कहा गया है कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये संख्या आप निकाल सकते हैं। हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है, घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसी के आसपास रहते हैं। तो मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है? 70 से लेकर के 80-82 तक होती है। अगर आप पैसे जो है 545 के आधार पर देखेंगे तो आपको ये आंकड़ा 82, 81, 83 के आसपास मिलेगा। ठीक है, दशमलव में मैंने गुणा भाग नहीं किया है, गणित नहीं है ये, बस आपको आंकड़े समझना है। यहाँ जो संख्या है ये अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है, इनकी संख्या छोटी होती है। इसमें 15 से अधिकतम 15 से 20 मंत्री होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 मंत्री ही इसमें होते हैं। दूसरी बात इसमें लिखेंगे, इसमें यानी कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जबकि मंत्रिमंडल में आप देखेंगे तो इसमें केवल एक प्रकार के, दो नहीं, केवल एक प्रकार के, केवल एक प्रकार के मंत्री होते हैं।
ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये 3 हो गए। अब कहीं कहीं पर इन्हीं नामों में स्वतंत्र प्रभार का नाम होता है, या पहले संसदीय सचिव की व्यवस्था थी जो कि अभी रिवायत से हटा दिया गया है। एक परंपरा के अनुसार संसदीय सचिव की व्यवस्था की जाती थी, वो भी एक प्रकार से मंत्री जैसे ही होते थे, लेकिन अब वो नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं मोटा माटी। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होता है, केवल कैबिनेट, ठीक है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट भी होते हैं, राज्य भी होते हैं और उपमंत्री भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 अंतर हो गए। अब तीसरा अंतर देखते हैं, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तीसरा अंतर देखेंगे, इनकी कोई स्पष्ट सरकारी मीटिंग्स नहीं होती हैं, नहीं होती है। जबकि एक रिवायत के अनुसार, एक परंपरा के अनुसार, एक ट्रेडिशन के अनुसार, या यूं कहें कि संसदीय व्यवस्था के अनुसार जो मंत्रिमंडल है इसका सप्ताह में 1 बार मीटिंग होता है, सरकारी कामकाज पर चर्चा होती है और उसका ब्रीफिंग भी दिया जाता है, ठीक है। कैबिनेट का ब्रीफिंग भी दिया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे इसकी मीटिंग्स अनिवार्य रूप से होती रहती हैं। इनमें आप देखेंगे इनको वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जबकि ये मंत्रिमंडल की जो शक्ति है उसी के आधार पर ही ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और उन्हीं के निर्देशों पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो तीसरा आप देखेंगे, इन्हें आप मंत्रिमंडल में लिखेंगे कि इन्हें वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। पांचवा अंतर आप देखेंगे, जब ये मंत्रिपरिषद वाला हम पहला क्लास कर रहे थे उसमें हमने संवैधानिक स्थिति की चर्चा की थी मंत्रियों के। तो जो अनुच्छेद 74 और 75 है, बस वही मंत्रियों के बारे में चर्चा किया गया है पूरे संविधान में। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, दैट इज इट, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं कहा गया। वही 75 में यह बात की गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इतनी सी केवल बात कही गई है। तो जो संवैधानिक बात है वो मंत्रिपरिषद के लिए है, तो उसको आप मंत्रिपरिषद वाले में लिखेंगे कि इसकी चर्चा मूल संविधान में है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे जो मंत्रिमंडल है उसकी चर्चा मूल संविधान में नहीं है। इसकी चर्चा कब आती है? इसकी चर्चा आती है जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं और उसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और 44वां संविधान संशोधन किया जाता है, तब ये चर्चा का विषय बनता है, ठीक है। क्योंकि एक संशोधन किया गया कि जब आगे भविष्य में भाई सरकार मोरारजी देसाई को और उनके जो सारे सहयोगी पार्टी थे जिनसे सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उन सबको लग रहा था हो सकता है कि फिर से इंदिरा गांधी आए, ठीक है। तो अगर फिर से इंदिरा गांधी आई तो हो सकता है फिर से आपातकाल लगाएं। तो आपातकाल की प्रक्रिया को जटिल बनाने के लिए
मंत्रिमंडल की अवधारणा को विशेष रूप से गढ़ा गया। ठीक है, तो हुआ ये कि जो अनुच्छेद 352 है, जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, ठीक है, जिसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, उसमें संशोधन किया गया। संशोधन में यह कहा गया कि जब मंत्रिमंडल एक लिखित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजेगा, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं। इससे पहले क्या था कि इंदिरा गांधी ने सलाह दिया, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दिया, दैट इज इट। लेकिन संशोधन किया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में, जिसके तहत आपातकाल लागू होता है कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित प्रस्ताव राष्ट्रपति को नहीं देता है, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो सहमत नहीं होता है कि हाँ ऐसी स्थिति आ गई है देश में कि आपातकाल जरूरी है, कोई बाह्य आक्रमण हो गया है या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तब तक आप आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल की अवधारणा एक संविधान के संशोधन के द्वारा आती है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे, अभी जो मैंने व्याख्या दिया ये उसी लिए था। ठीक है, छठा आप देखेंगे, मंत्रिपरिषद क्या है? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और चूंकि मंत्रिमंडल स्वयं मंत्रिपरिषद में समाहित होती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वह भी लोकसभा के लिए ही जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो यह भी तीन चार पांच, तीन ये है 4 और ये 5। ठीक है, यह भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि दोनों में अंतर क्या है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी उदाहरण है, उसमें सारे मंत्री समाहित होते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल उसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसका चर्चा संविधान में है, उसका चर्चा संविधान में नहीं है, संविधान में उसको बाद में जोड़ा गया। ये सारे प्रावधान आपने समझ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार कार्यपालिका आपकी समाप्त होती है। कार्यपालिका में जितने भी अधिकारी थे और उससे संबंधित जितने भी अंग थे, सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम विधायिका को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? एक तो आपकी कार्यपालिका है, दूसरी आपकी विधायिका है और तीसरी आपकी न्यायपालिका है। ठीक है, तो हमने कार्यपालिका पूरा समझ लिया। अब विधायिका की बात करेंगे, जिसमें संसद से बात हम प्रारंभ करेंगे अगली क्लास में। और जब हम विधायिका को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में न्यायपालिका पढ़ेंगे और आपका कोर्स लगभग समाप्त हो जाएगा। देखिए, स्ट्रेटजी के तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे, कई बार होता क्या है कि चीज़ें आपने सब कुछ पढ़ी हैं लेकिन एक क्रम में नहीं है। ठीक है, तो वो अच्छी नहीं लगती। आप खुद ही सोचिए कि एक गुलदस्ता बनाने वाला, उसको पता है कि गुलाब का फूल कहाँ लगाना है, उसको पता है कि गेंदे का फूल कहाँ लगाना है, उसको पता है कि जो अन्य फूल उसके हैं उसको कैसे सेट करना है ताकि देखने में आकर्षक लगे। अब वही काम किसी तीसरे व्यक्ति को दे दीजिए जिसने कभी गुलदस्ता नहीं बनाया है, तो क्या वो बना पाएगा? वो हो सकता है कि बहुत सारा गुलाब इकट्ठे लगा दे, वो देखने में अच्छा ना लगे। तो जरूरी ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी हो। ठीक है, एक गुलदस्ता जो आपकी तैयारी का तैयार होता है, जिसमें आप ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं कि आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं, उसके लिए कितने गुलाब, कितने अनुच्छेद, कितने विषय आपको कहाँ पर सेट करने हैं, ये एक रणनीति के तहत ही होता है। तो एक ओवरव्यू लेकर के जब आप पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं। मैंने पूरा कार्यपालिका आपको पढ़ा दिया, इससे बाहर कार्यपालिका में कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ से सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि आपके फैक्ट क्लियर हो रहे हैं कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, ये तो फैक्ट आपका तैयार हुआ ही हुआ, एक अवधारणा आपके दिमाग में बन गई कि कार्यपालिका के काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, कोई इनसाइड क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, सीधे नहीं पूछता, थोड़ा घुमा के कान पकड़ता है, तो भी आप उसका आंसर कर पाएंगे।
अच्छा, अगर आप छड़क के पढ़ेंगे, चलो आज राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं, चलो परसों प्रधानमंत्री पढ़ लेते हैं, आपको नहीं पता चल पाएगा कि वो कार्यपालिका के पार्ट हैं, उनके काम करने की प्रवृत्ति कैसी है, ये चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक क्रम में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगली क्लास में बात करेंगे हम संसदीय व्यवस्था पर, जो कि विधायक का पार्ट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, अपने सवाल भी पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।